नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा नया साल। PM किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी की जगी उम्मीदें, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 70% हेल्थ बजट सैलरी पर हो रहा है खर्च, केंद्र ने 50% पर लाने की दी हिदायत। CM नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को बताया हरियाणा की प्रगति का इंजन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का वायदा किया। 113 करोड़ 64 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया उद्घाटन व शिलान्यास। हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों को हाईकोर्ट का झटका, OPS की कट ऑफ डेट की याचिका खारिज हुई, कहा ये वित्तीय मामले, विधायिका को निर्णय की स्वतंत्रता। हरियाणा में जमीन बंटवारे के लिए सालों का इंतजार होगा खत्म, जल्द निपटान के लिए लागू होगी नई व्यवस्था, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए अभियान शुरू, 1 से 9 जनवरी तक घर घर जाएंगे शिक्षक। रेल वन ऐप से जनरल टिकट लेने पर 3% डिस्काउंट मिलेगा, 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम। झज्जर में लिव इन रिलेशनशिप पर खाप प्रधान बोले हिंदू एक्ट में संशोधन किया जाए, समाज के अनुरूप कानून बनाए सरकार। केंद्र सरकार ने बदले कैब नियम, नई व्यवस्था लागू, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए पूरी अपडेट। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा 2026 में भारत पाक युद्ध संभव, कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी, दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया का हुआ निधन, प्रधानमंत्री बनी तो भारत का किया था विरोध। और इंडिया वीमेंस ने तीसरी बार 5-0 से T20 सीरीज जीती, श्रीलंका को 15 रन से 5वां मैच हराया, कप्तान हरमनप्रीत की 50 लगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन घनी धुंध छाई, मौसम विभाग यानी IMD ने कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में मंगलवार सुबह धुंध छाई रही। बीती रात नारनौल में सबसे कम तापमान यानी 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में सक्रिय होने जा रहा है। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी व बारिश होगी, जिसके कारण नए साल पर हरियाणा में ठंड और बढ़ सकती है। नववर्ष पर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना भी बन रही है। तो वहीं सर्दी के मौसम को देखते हुए हरियाणा सरकार स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। कोहरे के कारण अधिकतर ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने लंबित जमीन बंटवारे यानी पार्टीशन के मामलों का जल्दी निपटारा करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि राजस्व अधिकारी अब जल्दी और समयबद्ध तरीके से जमीन के विवाद निपटाएं। अब लोगों को सालों तक जमीन के मामले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की कोशिश है कि लोग लंबे कोर्ट के झंझट से बचकर सीधे समझौते के जरिए अपनी जमीन का निपटारा कर सकें। तहसीलदार और नायब तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोर्ट का संचालन करेंगे, जबकि अन्य अधिकारी सप्ताह में 5 दिन जमीन के मामलों की सुनवाई करेंगे। इससे लंबित मामलों के निपटान में तेजी आएगी और लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि नई नियमावली के तहत संयुक्त खातेदारी की जमीनों का बंटवारा अब तेजी से होगा। अधिकारी जवाबदेह होंगे, इसलिए लोगों को न्याय समय पर मिलेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और कोई भी मामले में अन्याय नहीं कर पाएगा। हरियाणा में हेल्थ बजट का 70% हिस्सा सैलरी पर खर्च हो रहा है। इसका खुलासा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दिल्ली में हुई रिव्यू मीटिंग के दौरान हुआ। इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने की। इस मीटिंग में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई है कि ये बहुत है, इसको अन्य राज्यों की तरह 50% तक लाना चाहिए। इसके अलावा भर्तियों में रेशनलाइजेशन के जरिए भर्तियों को करने की सलाह दी गई है। मीटिंग में TB मुक्त हरियाणा अभियान के अंतर्गत राज्य के प्रदर्शन की भी तारीफ की गई। केंद्रीय मंत्री ने फरवरी में 100 दिवसीय TB अभियान को दोबारा से शुरू किया जाएगा, जिसमें सांसदों, विधायकों, जिला समितियों और उपायुक्तों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मीटिंग में चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने और उनकी तैनाती को सुव्यवस्थित करने पर भी बल दिया गया। राज्य को सलाह दी गई है कि दवा उपलब्धता पोर्टल को उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को दवाओं की उपलब्धता की जानकारी मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा में UG और PG मेडिकल सीटें बढ़ाने की भी सलाह दी है। मीटिंग में केंद्र के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे भी रखी है, जिनमें हिसार में समर्पित TB अस्पताल, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम हेतु वैक्सीन, दक्षिण हरियाणा के लिए लक्षित बुनियादी ढांचा सहायता, अतिरिक्त एम्बुलेंस, नवजात देखभाल इकाइयों का विस्तार, जिला स्तर पर मेमोग्राफी, ऑडियोलॉजी क्लिनिक, विशेष रोग क्लिनिक, फाइब्रोस्कैन सुविधाएं और सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए एकीकृत IT प्लेटफॉर्म भी शामिल है।
गुरुग्राम में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। विधायक पहलवान मुकेश शर्मा द्वारा रखी गई लगभग सभी डिमांड पूरी करने की घोषणा की गई। साथ ही गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का वायदा भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम आर्थिक राजधानी के रूप में हरियाणा की प्रगति का मुख्य इंजन बन गया है। यहाँ 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं और स्टार्टअप का हब है। यहाँ देश और दुनिया भर के लाखों लोग रोजगार और व्यापार के तलाश में आते हैं। पहले गुरुग्राम की एक छोटे से शहर के रूप में पहचान थी, लेकिन आज वो मिलेनियम सिटी बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा गुरुग्राम में कुल 113 करोड़ 64 लाख रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। यह परियोजनाएं गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाकर नागरिक सुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की इस दौड़ में प्रकृति संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है, जिसके तहत शहर के बीचों बीच छोटे छोटे ऑक्सीजन पॉकेट्स और पार्कों का विस्तार किया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट गौशाला मैदान में लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से नए स्कूल भवन का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ ही नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नया आधुनिक खेल हॉस्टल बनाया जाएगा। तो वहीं गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। साथ ही सदर बाजार को सभी मूलभूत सुविधाओं सहित स्मार्ट बाजार के रूप में भी विकसित किया जाएगा। हरियाणा में हिसार के नारनौद स्थित कागसर के खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की शिकायत पर रविवार देर शाम नारनौद थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। छात्राओं ने शिकायत में संचालक जगदीश गोस्वामी, पत्नी और बेटे अमनदीप पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं की शिकायत पर तीनों आरोपियों पर यौन शोषण और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस छात्राओं के द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच कर रही है। हांसी एसपी अमित यशवर्धन का कहना है कि जिन पर आरोप लगे हैं उनकी बातों को भी सुना जाएगा। वहीं हांसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने 8 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं। कुछ छात्राओं ने बताया कि संचालक ने दबाव देकर धरना दे रही छात्राओं के खिलाफ झूठे बयान दिलाए गए कि यहां कॉलेज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। झज्जर जिले में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर खाप प्रधान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह कानून समाज और परंपराओं को खोखला कर रहा है। उनका कहना है कि यदि कोई महिला अलग रह रही है और इस कानून का सहारा ले रही है तो यह कानून का गलत इस्तेमाल है। वहीं कादियान खाप प्रधान ने कहा कि हिंदू संशोधन एक्ट में बदलाव नहीं होना हमारे समाज के लिए बड़ा संघर्ष है। एलावत खाप प्रधान जय सिंह एलावत ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसे संबंधों को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि यदि महिला और पुरुष के विचार नहीं मिलते हैं तो उन्हें कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, न कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे रास्तों को अपनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए गलत संदेश देता है। कोर्ट के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि यह फैसला भारतीय सभ्यता और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने मांग की कि कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं कादियान खाप के प्रधान राजपाल कादियान ने कहा कि उनकी तरफ से गाँव में जाकर युवाओं को समाज के अनुरूप चलने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि युवा समाज में रहकर उसी अनुसार अपना जीवन यापन करें। उन्होंने कहा कि हिंदू एक्ट में बदलाव न होना समाज के लिए बड़ी चुनौती है और युवा लड़के लड़कियां समाज के विपरीत जाकर शादी कर लेते हैं, जिसके कारण दोनों परिवारों को बदनामी सहन करनी पड़ती है। देश भर में किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 2-2 हजार रुपए के 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, ताकि किसान खाद बीज जैसी चीजें खरीद सकें। अब तक देश भर के करोड़ों किसानों को 21 किस्त जारी हो चुकी है और अब सभी को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इससे बिचौलियों की भागीदारी के बिना पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर साल बजट के रूप में धनराशि आवंटित करती है। कृषि मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए एक विशिष्ट बजट को अंतरिम रूप दिया जाता है। आगामी वित्त वर्ष का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इस बजट में किसानों के लिए क्या क्या फैसला लेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में पीएम किसान योजना के लिए आवंटित धनराशि में बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए या किसानों के कल्याण के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में क्या सरकार किसानों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इस राशि में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से बनी हुई है। यदि सरकार इस राशि में बढ़ोतरी का फैसला लेती है तो नए साल पर किसानों के लिए इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। ऐसे में इस सहायता राशि में बढ़ोतरी से किसानों को निश्चित तौर पर बड़ी राहत पहुंचेगी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2026 है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कैब नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 में बदलाव करते हुए 15 दिसंबर 2025 को नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को बेहतर बनाना है। नियमों में बदलाव के मुताबिक अब आप यात्रा करने के बाद ड्राइवर को टिप दे सकते हैं और इस टिप का पूरा पैसा सीधे ड्राइवर के खाते में जाएगा। टिप से जुड़ा कोई भी फीचर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया गया है कि अब यात्री समान जेंडर के ड्राइवर का चुनाव कर सकते हैं। विशेष रूप से महिला यात्री को महिला ड्राइवर चुनने का अधिकार मिलेगा, यानी मौका मिल सकता है, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा भी होगी। नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग को दिए गए रूट पर ही चलना होगा। यदि वह रूट चेंज करता है तो तुरंत कंट्रोल रूम को सिग्नल चला जाएगा। इसके बाद कंट्रोल रूम ड्राइवर और यात्री दोनों से बात करेगा। अगर कोई परेशानी है तो उसे तुरंत हल किया जा सके। नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई ड्राइवर बिना किसी कारण के कैब कैंसिल करता है तो उसे किराए की 10% राशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई यात्री बुकिंग कैंसिल करता है तो उसे भी जुर्माना भरना होगा। ये राशि अधिकतम 100 रुपए होगी। नए नियमों में यह भी बताया गया है कि अगर एग्रीगेटर नियमों को तोड़ता है तो संगठन उसकी जांच के बाद लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में शामिल प्रदेश के जिलों में निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए 2,602 रुपए प्रति सप्ताह की आर्थिक सहायता राशि देने का फैसला लिया है। यह सहायता राशि सीधे उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। यह सहायता श्रमिक परिवारों की आजीविका को संबल प्रदान करेगी। श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक hrylabor.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-21-29 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसके बाद ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत लोगों को कई तरह की पाबंदियों से जूझना पड़ रहा है और इनके निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में निर्माण कार्य बंद होने के चलते इससे जुड़े हुए श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था और इसी संकट से बचाने के लिए श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि देने का ये फैसला लिया गया है। अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR ने चेतावनी दी है कि 2026 यानी नव वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हो सकता है। CFR की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर अमेरिका के हितों पर पड़ना तय है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस सर्दी में जम्मू क्षेत्र में 30 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। इधर भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों ने हथियारों की खरीद तेज कर दी है। एक रिपोर्ट में एक और बड़े खतरे की ओर इशारा किया गया है। CFR के मुताबिक 2026 में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सशस्त्र संघर्ष की संभावना है। हालांकि इसका असर अमेरिकी हितों पर कम होगा। अक्टूबर में 2600 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच भीषण झड़पें हुई थी। दोनों देशों की सेनाओं ने कई इलाकों में एक दूसरे पर गोलीबारी की थी और सीमा चौकियों को तबाह होने के दावे किए गए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल पर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके लिए सदस्यों की घोषणा कर दी है। लंबे समय से कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन पर टिकी हुई है। जल्द ही उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका सदस्य बनाया गया है। IAS अधिकारी पंकज जैन सचिव सदस्य होंगे, तो वहीं IIM के प्रोफेसर पुलक घोष पाई टाइम सदस्य रहेंगे। ये आयोग केंद्र
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की जांच करेंगे। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने का समय लगता है, इसलिए 1 जनवरी से आपके वेतन में तुरंत वृद्धि नहीं होगी। फिलहाल पुराने वेतन आयोग के आधार पर इस सैलरी एवं पेंशन मिलेगी। खुशी की बात यह है कि आयोग लागू होने की उम्मीद 1 जनवरी 2026 को ही है। बता दें कि सरकार जब भी सिफारिशें स्वीकार करेंगी और नई सैलरी लागू होगी तो 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तिथि तक का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। मतलब नई सैलरी के साथ कर्मचारियों को एक बड़ी धनराशि मिल सकती है। पिछले आयोगों में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 2025-26 के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद आप अपनी तरफ से रिटर्न में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। फिलहाल देश में 70 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाया है। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका रिफंड फंसा हुआ है। विभाग की ओर से कई टैक्स पेयर्स को फॉर्म 16 और ITR में अंतर होने के अलर्ट भी भेजे गए हैं। नियम के मुताबिक 31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म होते ही टैक्स पेयर के पास से वॉलेंट्री रिवीजन यानी कि स्वैच्छिक सुधार का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई कटौती या फिर छूट क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर विभाग को कोई गड़बड़ी मिलती है तो वह सीधे नोटिस या फिर डिमांड जारी करेगा। 31 दिसंबर की तारीख सिर्फ रिटर्न सुधारने के लिए है, रिफंड मिलने के लिए नहीं है। अगर आपका रिटर्न सही है और विभाग की वजह से प्रोसेसिंग में देरी हो रही है तो विभाग आपको रिफंड के साथ ब्याज भी देगा। लेकिन अगर रिटर्न में कोई गड़बड़ी पाई गई है और आपने उसे 31 दिसंबर तक ठीक भी नहीं किया है तो रिफंड तब तक फ्रीज रहेगा जब तक विभाग का समाधान नहीं हो जाता। भारतीय रेलवे ने रेल वन ऐप के जरिए अनरिजर्व्ड यानी जनरल टिकट बुक करने पर किराए में 3% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से लेकर 14 जुलाई 2026 तक यानी कि 6 महीने के लिए लागू रहेगा। रेलवे ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS को लेकर लेटर भेजकर सॉफ्टवेयर में बदलाव करने को कहा है। खास बात यह है कि यह डिस्काउंट सिर्फ R वॉलेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी भी डिजिटल पेमेंट मोड जैसे कि UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर भी मिलेगा। रेलवे के मुताबिक अभी रेल वन ऐप पर R वॉलेट से पेमेंट करने पर 3% कैशबैक मिलता है, जो आगे भी जारी रहेगा। नई सुविधा में डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर डायरेक्ट 3% डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी 14 जनवरी से रेल वन ऐप से टिकट बुकिंग करने के लिए R वॉलेट से पेमेंट करने पर कुल 6% का डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 3% डिस्काउंट का यह ऑफर केवल रेल वन ऐप पर ही उपलब्ध होगा। यदि यात्री किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से जनरल टिकट बुक करते हैं तो उन्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को रेलवे के आधिकारिक ऐप की ओर शिफ्ट करना है ताकि स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर लगने वाली भीड़ को कम किया जा सके। भारतीय रेल मंत्रालय के मुताबिक रेल वन ऐप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी कि यह एक ऐसा ऐप है जिसमें ट्रेन यात्रा से जुड़ी हर जरूरी सेवा मिलती है। इसे आप एंड्रॉइड और iOS पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत आसान और सुविधाजनक भी है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 20 अंक गिरकर 84,675 पर बंद हुआ। निफ्टी में 3 अंक की मामूली गिरावट देखने को मिली और ये 25,938 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 में से 28 शेयर्स नीचे बंद हुए हैं। NSE के ऑटो, मेटल और बैंकिंग सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी रही। वहीं मीडिया रियल्टी सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। लगातार 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3,111 रुपए गिर गई है। इस साल अब तक सोने की कीमत 58,437 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए पर था, जो कि अब 1,34,599 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 1,46,312 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 2,32,329 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।